बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था वो वेब ब्राउज़र का टॉपिक था। कंप्यूटर नेटवर्क्स के चैप्टर में हमने जो लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में नेटवर्क के हवाले से, वो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम था। और उसके बाद फिर जो कंप्यूटर नेटवर्क का सब टॉपिक था द इंटरनेट, वो हमने स्टार्ट कर लिया था। और जो इंटरनेट का जो टॉपिक था पहला हमारा, वो वेब ब्राउज़र के हवाले से था। और आज के लेक्चर में हम इंटरनेट के फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्च इंजन्स हैं और इंटरनेट सर्विसेज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्च इंजन एक्चुअली एक वेबसाइट को कहा जाता है जो कि हमें हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करने की फैसिलिटी देते हैं। ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हम अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सो जो सर्च इंजन्स हैं वो ऐसी वेबसाइट्स को कहा जाता है जिनमें यूजर को सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेट चूंकि एक ग्लोबल लाइब्रेरी है और इस पे बहुत सी इंफॉर्मेशन जो वो मौजूद है, लिहाजा हर वेबसाइट पर किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल मौजूद होता है। तो हम वो तमाम वेबसाइट्स याद नहीं रख सकते, लिहाजा जो सर्च इंजन्स हैं वो हमारी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं और हम अपना मटेरियल जो हम सर्च करना चाहते हैं वो सर्च इंजन्स की जो वेबसाइट है उसमें हम वो अपना टेक्स्ट लिख देते हैं और सर्च इंजन उसको सर्च करता है और सर्च करने के बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सर्च इंजन के पास बहुत सी वेबसाइट्स का रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद होता है। तो जो सर्च इंजन है उसकी अपनी भी लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर वो सर्च के हवाले से रिकॉर्ड स्टोर करता है। तो जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर सर्च इंजन में सर्च करना चाहते हैं तो वो सर्च इंजन पहले अपनी लाइब्रेरीज को सर्च करता है और सर्च करने के बाद अगर उसको वो रिजल्ट मिल जाता है तो वो हमें शो करवा दिया जाता है। अदरवाइज फिर वो फर्दर जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनको वो सर्च करके तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है। जो सर्च इंजन्स हैं ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल जो टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और हम अपनी इंफॉर्मेशन जो वो इनमें सर्च करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जब सर्च इंजन में अपनी कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो सर्च इंजन उसको अपने तौर पर उसकी रेटिंग भी जो वो इंक्रीज करता है कि इस आइटम को इतनी बार सर्च किया जा चुका है, इतने लोगों ने इस टॉपिक को सर्च किया है। तो वो ऑटोमेटिकली जितनी चीजों को बहुत ज्यादा हम सर्च करते हैं वो हर वर्ड को जो वो काउंट करता है और उसकी रेटिंग जो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सर्च इंजन के पास ये एक बहुत पावरफुल टूल है, उसके पास वो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो वो हमारी अपने पास जो वो स्टोर रखता है कि किस कंट्री के किस रीजन पर किस जो वो आईपी एड्रेस से जो वो किस इंफॉर्मेशन को सर्च किया गया है। सो जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, ये कुछ जो वो मैंने यहाँ पर जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं वो उनकी डायग्राम यहाँ पर लगाई हुई है। इन तमाम सर्च इंजन्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो है गूगल। तो सर्च इंजन में जब हम सर्चिंग के लिए जाते हैं तो उसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे आप यूं समझ लें कि उस सेंटेंस को कहा जाता है या उस वर्ड को कहा जाता है जो कि हम उस सर्च इंजन के अंदर सर्च करना चाहते हैं।
बेसिकली ये सर्च टर्म इसको कहा जाता है, या ये आप वर्ड कह लें या सेट ऑफ वर्ड्स कह लें, जो कि किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है और हम उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं। कीवर्ड आमतौर पर डबल कोटेशन, ये जो इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर सर्च किया जाता है, और ये आमतौर पर 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों पर मुश्तमिल होता है। बहरहाल एक वर्ड का भी हो सकता है या एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कीवर्ड ले लें कि हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को सर्च करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये बेसिकली सर्च इंजन में जब ये सर्च परफॉर्म होगी तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स को सर्च करेगा। अगर हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाएंगे तो फिर एग्जैक्ट वर्ड्स को सर्च नहीं किया जाएगा, उससे जो रिलेटेड वेबसाइट्स हैं उनको भी सर्च कर लिया जाएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड सर्च करना चाहते हैं कि ये वर्ड किन वेबसाइट्स पर मौजूद है, तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं। सो इसलिए ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, यूज दिस टू रिफाइन द रिजल्ट फॉर एम्बिगुअस सर्चेस आर टू एक्सक्लूड सिनोनियम्स व्हेन सर्चिंग फॉर सिंगल वर्ड्स। कि अगर आप सिंगल वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें, तो फिर वो एग्जैक्टली वही वर्ड जो वो सर्च रिजल्ट के अंदर आपको डिस्प्ले करवाया जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बूलियन ऑपरेटर्स के हवाले से आ जाता है कि बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो बूलियन का वर्ड है वो हो सकता है आपके लिए न्यू हो। बूलियन ऑपरेटर्स आप यूं समझ लें कि ये जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो कि हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर बूलियन ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। सो वही जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं वो हम सर्चिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बूलियन ऑपरेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू सर्च द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्च इंजन। When used in library databases typed between your keywords, they can make each search more precise and save your time. Basically जो boolean operators हैं, ये डेटाबेस लाइब्रेरीज के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस आप यूं समझ लें कि जिसमें कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, और उन रिकॉर्ड्स में से अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपने फाइंड आउट करना हो तो उनको फिल्टर करने के लिए अपने वो उस एग्जैक्टली उस रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए बूलियन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो बूलियन ऑपरेटर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं वो हमें फिल्टर करके दे दिया जाता है। तमाम जो सर्च इंजन्स हैं वो हमें बूलियन ऑपरेटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो वो हमें बूलियन ऑपरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? एक ऑपरेटर है एंड, एक है और एक है नॉट ऑपरेटर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर है। इट इज यूज्ड टू सर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स इन द सर्च स्ट्रिंग सच एज जॉब्स एंड गेट्स। एंड ऑपरेटर जब हम दो वर्ड्स के दरमियान लगा देते हैं तो फिर सर्चिंग में तमाम वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया जाता है, और जब सर्चिंग परफॉर्म की जाती है तो उसमें वो तमाम वेबसाइट्स इंक्लूड होंगी जिनके अंदर जॉब्स का वर्ड भी है और गेट्स का वर्ड भी है। गेट्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो फर्म है उसका ऑनर है बिल गेट्स, तो इसलिए यहां पर लिखा गया जॉब्स एंड गेट्स, यानी वो जॉब्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट की फर्म में पाई जाती हैं उनको सर्च करना है। सो दिस सर्च स्ट्रिंग विल सर्च फॉर द वेबसाइट दैट कंटेन द बोथ वर्ड्स। तो जो एंड ऑपरेटर है
उसकी मदद से हम अपने उस पूरे स्ट्रिंग को जो वो सर्च करते हैं। और एंड की जगह पर अगर आप प्लस का सिंबल इस्तेमाल करना चाहें तो आप प्लस का सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गूगल क्रोम के अंदर ये वर्ड सर्च किया गया है, आप इसको सर्च करके जो वो देख सकते हैं। तो ये बिल गेट्स की प्रोफेशन के हिसाब से जो जॉब्स थी वो उसने जो हमें प्रोवाइड की हैं। उसके बाद हमारे पास और बुलियन ऑपरेटर है। और बुलियन ऑपरेटर एक्चुअली जो वर्ड्स हम उसको सर्च करने के लिए देते हैं उनमें से पहला वर्ड जिस वेबसाइट में है या दूसरा वर्ड जिस वेबसाइट में है, यानी उस पूरे सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड के हवाले से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उस वर्ड को सर्च किया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पूरे के पूरे सेंटेंस को जो वो सर्च करे, या वो जॉब्स जिन वेबसाइट्स में मौजूद है उसको भी सर्च कर लिया जाएगा। जिन वेबसाइट्स में गेट्स का वर्ड आता है, बिल गेट्स का वर्ड आता है, उनको भी सर्च कर लिया जाएगा। और जिन वेबसाइट्स में ये दोनों वर्ड्स आते हैं उनको भी सर्च कर लिया जाएगा। यानी दिस सर्च स्ट्रिंग विल सर्च द वेबसाइट दैट कंटेन एनी ऑफ द टू वर्ड्स और बोथ, यानी वो दोनों वर्ड्स जिसके अंदर पाए जाए या इन दोनों में से कोई एक भी मौजूद हो तो उस वेबसाइट का रिजल्ट हमें शो करवाया जाएगा। तो इसमें देखें, इसका जो अल्टरनेट है कि और ऑपरेटर की जगह आप ये पाइप साइन यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड पे ये पाइप साइन जो है वो आपको नजर आ जाएगा। ये जो स्लैश का सिंबल होता है उसके साथ ही ये पाइप साइन भी होता है। तो शिफ्ट की के साथ जो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने गूगल सर्च इंजन पे जो इसको सर्च किया तो उसने बिल गेट्स के साथ स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल जो फर्म है उसका जो ऑनर है स्टीव जॉब्स, क्योंकि उसके नेम में भी जॉब्स का वर्ड आता था इसलिए उसने उसको भी सर्च कर लिया। और जो बिल गेट्स, क्योंकि इसके साथ गेट्स का वर्ड था तो इन दोनों को उसने सर्च कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जिन दो वर्ड्स के दरमियान हम इस्तेमाल करेंगे तो सर्चिंग में इन दोनों वर्ड्स को देखा जाएगा कि ये वर्ड जिस वेबसाइट में उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा रिजल्ट में, और जो अगर ये वर्ड किसी दूसरी वेबसाइट में तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। और अगर ये दोनों वर्ड्स किसी एक वेबसाइट पे मिल जाते हैं तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा सर्च रिजल्ट में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नॉट बुलियन ऑपरेटर है। नॉट बुलियन ऑपरेटर बेसिकली किसी टर्म को या फ्रेज को एक्सक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जॉब्स नॉट एप्पल, आप नॉट एप्पल भी यहां पर लिख सकते हैं, या आप यहां पर ये नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं। तो ये जो नॉट के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव का सिंबल इस्तेमाल होता है। तो इस एग्जांपल में वो कहता है एनी पेज रिटर्न विल बी रिलेटेड टू जॉब्स बट नॉट एप्पल, क्योंकि जॉब्स नॉट एप्पल यानी ऐसी वेबसाइट्स जिनमें जॉब्स का वर्ड है वो तो हमें दी जाएंगी, लेकिन जो एप्पल जो फर्म है, एप्पल जिसका ऑनर स्टीव जॉब्स है, वो उस फर्म से रिलेटेड जो जॉब्स होंगी वो आपको डिस्प्ले नहीं की जाएंगी। तो ये टिप्स हैं आपने सर्च इंजन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये स्टार का सिंबल है। स्टार सिंबल लाइक ये वाइल्ड कार्ड करैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसको अपने फ्रेज के अंदर जो इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर एग्जांपल में स्टीव स्टार एप्पल लिखा गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम वेबसाइट्स जिनके अंदर स्टीव एप्पल और इनके दरमियान कुछ और फ्रेजेस भी हो सकते हैं, कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो भी इंक्लूड कर लीजिए। बेसिकली जो वाइल्ड कार्ड है ये एक ऐसा सिंबल है जो कि एक या एक से ज्यादा करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्यूई का मतलब ये होगा, ये जो हम इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि स्टीव
और एप्पल, ये दो वर्ड्स तो होंगे, लेकिन इनके दरमियान भी कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं जो कि इस वक्त अननोन है। तो स्टार वन और मोर कैरेक्टर्स को यहां पर शो करता है जो कि कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी तमाम वेबसाइट्स जिनमें स्टीव एप्पल, और इसके साथ अब ये देखें जो उसने सर्च किया है, उसने स्टीव जॉब्स को सर्च किया है। तो बेसिकली ये चूंकि एप्पल फर्म का ऑनर है, तो इसलिए उसने हमें तो सिर्फ जो वो स्टीव लिखा था, तो स्टीव के आगे जो भी वर्ड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ये सर्च कर लेगा और सर्च करने के बाद रिजल्ट के अंदर शो करवा देगा। उसके बाद पैरेंथेसिस हैं कि आपने इन पैरेंथेसिस को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो जैसे एग्जांपल यहां पर दी गई है कि आप इन बुलियन ऑपरेटर्स को किस तरह से अपनी सर्च में जो इंक्लूड कर सकते हैं इनके रिजल्ट को। तो यहां पर लिखा गया कि आईपैड और आईफोन, और इसके गेट पैरेंथेसिस लगा दी गई और आगे एप्पल लिख दिया गया। इसका मतलब कहने का यह है कि इन दो जो फ्रेजेस हैं, इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड और उसके साथ एप्पल जो वो लाजमी ऐड करके सर्च करना है, यानी एप्पल आईपैड एप्पल या आईफोन एप्पल। तो इन दोनों फ्रेजेस को यहां पर सर्च किया जाएगा। तो देखिए उसने पहले आईपैड एप्पल को सर्च किया और फिर वो फर्दर जो रिजल्ट था उसमें कहीं आईफोन और एप्पल को भी जो सर्च कर लिया जाएगा। यानी ग्रुप मल्टीपल टर्म्स आर सर्च ऑपरेटर्स टू कंट्रोल हाउ द सर्च इज एग्जीक्यूटेड, यानी इस सर्च ने किस तरह से एग्जीक्यूट होना है और हमने बाकी जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह से जो इसके साथ जो शामिल करना है, उसके लिए जो पैरेंथेसिस हैं वो एक ग्रुप की सूरत में जो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ सर्च इंजन्स हैं। ये तो सर्च इंजन के हवाले से इंफॉर्मेशन थी कि आपने सर्चिंग परफॉर्म किस तरह से करनी है, जबकि जो पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं उनमें गूगल एक बहुत जो वो पॉपुलर जो वो सर्च इंजन है, आस्क सर्च इंजन है, हॉटबॉट सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, एक्साइट है और बिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली इन तमाम में से जो बहुत ज़्यादा जो कॉमन सर्च इंजन है वो गूगल है। और वो इसलिए है कि उसका इंटरफेस जो वो बड़ा सिंपल है और मोस्टली लोग जो उसको इस्तेमाल करते हैं उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि सर्विसेज ऑफ इंटरनेट का टॉपिक है। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट में वो कहता है कि सबसे पहली जो सर्विस है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वो कहता है www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसको वेब का नाम भी दिया जाता है। It was launched in 1989 at the European Particle Physics Laboratory in Geneva. It provides the facility to publish the information on the internet. यानी जो www है वो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं या इसमें वेब पेजेस स्टोर हैं जो कि वेब सर्वर्स आपस में पूरी दुनिया के अंदर जो वो कनेक्टेड हैं उन पर हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। यानी ये जो www है ये उन डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन है या उन वेब पेजेस की कलेक्शन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वेब सर्वर्स कनेक्टेड है आपस में। हम जब अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली जो सर्च इंजन है वो इन्हीं वेब सर्वर से जो वो इंफॉर्मेशन लेता है और हमें फिर डिस्प्ले करके दे देता है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जो वो स्टोर किया जाता है।
वेब पेजेस आर आल्सो नोन एज हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होता है। वेब पेज के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो और वीडियो भी हो सकती है, और कोई भी यूजर वेब ब्राउजर को यूज करते हुए वेब पेज को व्यू कर सकता है। अगर उसके पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल है और उसके पास वेब ब्राउजर है उसकी डिवाइस में, तो वो वेब ब्राउजर को ओपन करेगा और उस वेब पेज का यूआरएल लिखेगा, उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जो इसको डिस्कस करेंगे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। सो उस एड्रेस की मदद से हम वेब ब्राउजर में उसको व्यू कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है जी? वेबसाइट बेसिकली किसी एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनकी कलेक्शन को वेबसाइट का नाम दिया जाता है, और हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। वेबसाइट्स होस्ट कंप्यूटर्स पर इंटरनेट पे स्टोर की जाती हैं। होस्ट कंप्यूटर बेसिकली वेब सर्वर को भी कहा जाता है, जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। सो इन्हीं कंप्यूटर्स को वेब सर्वर कहते हैं। आगे पॉइंट यही जो वो दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब की जो वो कुछ सर्विसेज आ जाती हैं कि www हमें क्या क्या जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो www को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के हवाले से यूजर तक पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट शॉपिंग का है, जो हमें www प्रोवाइड करता है कि जो यूजर्स हैं वो ऑनलाइन www को यूज करते हुए, वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते हुए अपनी शॉपिंग जो वो कर सकते हैं, आइटम्स बाय कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स की प्राइस और उनके जो रेट्स हैं वो ऑनलाइन जो वो वॉच कर सकते हैं, और फिर वो एक ऑर्डर जो वो पास करते हैं जिसमें उन्हें क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो वो पेमेंट करनी पड़ती है, या जो प्रोडक्ट है जब उनको डिलीवर की जाती है तो उस वक्त जो वो शिपिंग के बाद जो वो फिर उनसे पेमेंट जो वो वसूल कर ली जाती है। इसी तरह से www जो वो फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी जो वो हमें प्रोवाइड करता है। बहुत सी जो वो इसकी फीचर्स हैं, बहुत सी जो वो इसके जो वो सर्विसेज हैं जो कि हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लाइट अराइवल एंड डिपार्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है जिसके थ्रू आपने ट्रेवल करना है, वो हर चीज जो वो अपनी वेबसाइट पर जो वो प्रोवाइड करते हैं हमें। सो www को यूज करते हुए वो अपने प्रोग्राम्स के हवाले से और जो लेटेस्ट न्यूज है या जो स्पेशल इवेंट्स हैं, जो डील्स वो ट्रेवलर्स के साथ जो वो करना चाहते हैं, वो उनकी सारी डिटेल जो वो वहां पर मौजूद होती है। टेलीविजन स्टेशंस हम जो www को यूज करते हुए वॉच कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें टेलीविजन की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से सेलिब्रिटीज हैं, जो इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज हैं वो अपने फैंस को जो वो अपने जो वो कांटेक्ट करने के लिए, फैंस के साथ जो वो कांटेक्ट करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं। जो उनके फैंस हैं वो उनकी जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो उनकी वेबसाइट पर जो वो वॉच करते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज www को यूज करते हुए अपनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी वो रूल्स के हवाले से अपडेशन अपने जो सिटीजन्स हैं उनको देना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज अपनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो रूल्स एंड डिसिप्लिन के हवाले से अपने सिटीजन्स को देना चाहती है, या जो सर्विसेज या जो फैसिलिटीज वो अपने सिटीजन्स को देना चाहते हैं, उस हवाले से जो भी अपडेशन है वो www पर स्टोर की जाती है। अगर यूजर
न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हार्ड कॉपी जो न्यूज़पेपर की परचेज करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ के हवाले से बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनको न्यूज़पेपर का अल्टरनेट के तौर पर जो हम रीड आउट कर सकते हैं। तो जितने भी उस न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं या जितने भी पब्लिक से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो साथ साथ जो उसको अपडेट कर दिया जाता है। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज जो अवेलेबल हैं, यू कैन फाइंड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक इन द वर्ल्ड। तो इंसाइक्लोपीडिया का आपको पता है कि जिसमें बहुत सी जो वो इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद होती है। इसी तरह से फिर सर्च इंजन की जो वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। अभी अभी हमारा टॉपिक जो वो सर्च इंजन का कंप्लीट हुआ है कि सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट्स को कहा जाता है जिनकी मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से ये वेबसाइट्स हमारी इंफॉर्मेशन जो सर्च करती हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जिस जिस वेबसाइट पर मौजूद होती है उन सारी वेबसाइट्स की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। लिहाजा हमें हर वेबसाइट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपना जो टेक्स्ट है वो सर्च इंजन में सर्च करते हैं और अपनी जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है वो जो हमें रिजल्ट मिलता है, सर्च इंजन जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है वहां से हम उस सर्च को रिजल्ट को वॉच कर लेते हैं। मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो www पर जो वो मौजूद है डिफरेंट जो वो डिजीज के हवाले से। सो किसी भी डिजीज के हवाले से अगर आप इंफॉर्मेशन जो वो सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट पे तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपको मेडिकल की बहुत सी वेबसाइट्स जो वो मिल जाएंगी जो आपको ऑनलाइन डॉक्टर का भी जो वो पैनल जो प्रोवाइड करते हैं। आपको उस डिजीज के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन जो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप कौन सा टेस्ट जो वो अपना करवाएं तो उसके हवाले से आपको इंफॉर्मेशन जो वो सारी जो वो उस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है। इसी तरह से जो ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं वो हमें एडवाइस भी जो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरनेट पे सर्विस है वो है ईमेल की। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। ईमेल इज द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट। बेसिकली ये टेक्स्ट मैसेजेस और फाइल्स को थ्रू इंटरनेट जो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है ईमेल की जो मदद से। मैसेज जो वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, ग्राफिक्स के अंदर हो सकता है, साउंड, वीडियो क्लिप या सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर हो सकता है। और जो ईमेल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फास्टेस्ट वे है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज डिलीवर करने का और बड़ी शॉर्ट टाइमली हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। ईमेल की वर्किंग के हवाले से है कि ईमेल प्रोग्राम is used to create, send and receive the email। तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल का एक प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम ईमेल को क्रिएट करते हैं, उसको सेंड करते हैं और फर्दर जो ईमेल्स हैं उनको रिसीव करते हैं। इसको ईमेल क्लाइंट का नाम दिया जाता है। जब यूजर ने ईमेल सेंड करनी होती है तो वो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखता है, उसका मैसेज जो उसने डिलीवर करना होता है वो लिखता है, उसका सब्जेक्ट लिखता है और फिर वो सेंड के बटन पे जब क्लिक करता है तो एक्चुअली जो उसका कंप्यूटर होता है वो ईमेल सर्वर के साथ जो वो कनेक्ट होता है और उस ईमेल सर्वर के थ्रू उस मैसेज की एक कॉपी उस पर्सन को जो वो सेंड कर दी जाती है। सो जो ईमेल सर्वर है ये बेसिकली उस होस्ट कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि ईमेल सर्वर होस्ट कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि इंटरनेट से जो वो कनेक्टेड होता है और तमाम की तमाम ईमेल्स को सेंड और रिसीव करता है। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से जीमेल का अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जो जीमेल का वेब सर्वर है, जो जीमेल का ईमेल सर्वर है वहां पर हमारी वो सारी ईमेल्स जो वो स्टोर होती हैं। सो कोई भी पर्सन जब अपनी ईमेल को एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो जीमेल की वेबसाइट को ओपन करता है, उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है।
सो सबसे पहले हमारी ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है कि जो हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया क्या वो करेक्ट है। अगर वो करेक्ट हो तो फिर ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद हमारा जो लिंक है वो हमारे उस जीमेल का जो ईमेल सर्वर है उसके साथ जो वो कनेक्ट कर दिया जाता है, और उस सर्वर पे जो जितनी भी हमारी ईमेल्स होती हैं वो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर नजर आनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली पहले ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता था, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने के बजाय हमें वेब मेल की जो वो सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है। यानी हम वेब ब्राउजर में जीमेल का एड्रेस देते हैं और सारी वर्किंग जो वो ये अब वेब पे चली गई है। पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले हम ईमेल का एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते थे जिसको आउटलुक एक्सप्रेस का नाम दिया जाता था, और जो आईएसपी था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहां से हम इंटरनेट का कनेक्शन परचेज करते थे, वो हमें एक यूजर नेम देता था और उस यूजर नेम को हम एज ए ईमेल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन जीमेल के आने से सारी की सारी वर्किंग www यानी वेबसाइट पर जो वो चली गई, और अब यूजर जो है वो ना तो वो आउटलुक एक्सप्रेस को इंस्टॉल करता है, ना वो आईएसपी से जो वो यूजर नेम जो वो परचेज करता है, बल्कि वेब मेल को इस्तेमाल करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट एक ईमेल अकाउंट जो वो क्रिएट कर लेता है और फिर ईमेल की सर्विस को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। द ईमेल सर्वर रिसीव द मैसेज एंड फाइंड्स आउट द ईमेल सर्वर वेयर ईमेल इज टू बी सेंड। तो जो ईमेल सर्वर है वो मैसेजेस को रिसीव करता है और फाइंड आउट करता है कि जो ईमेल सर्वर है जहां पर ये ईमेल भेजी जानी है वो कौन सा सर्वर है। तो उसके साथ कनेक्ट करने के बाद जो हमारा मैसेज है उसकी एक कॉपी वहां पर सेंड कर दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड ईमेल अटैचमेंट से रिलेटेड है। किसी भी ईमेल मैसेज में हम अटैचमेंट जो ऐड कर सकते हैं। अटैचमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ईमेल मैसेज के साथ अपनी फाइल को सेंड करते हैं। सो जो फाइल है वो किसी भी टाइप की जो वो हो सकती है, और हम अपने ईमेल मैसेज के साथ जो वो उस फाइल को अटैच कर सकते हैं, जिसमें वो डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो या कोई स्प्रेडशीट, किसी भी जो फॉर्मेट के अंदर है फाइल जो वो हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी हार्मफुल फाइल्स हैं जिनको अटैच नहीं किया जाता, लाइक जैसे एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हैं, उनको कुछ ईमेल क्लाइंट्स ईमेल के साथ जो वो अटैच नहीं करते। मिम एक इंपॉर्टेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल की अटैचमेंट को जो वो सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट स्टैंड फॉर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका एब्रीवेशन है। बेसिकली ये वो प्रोटोकॉल है, आपको मैंने प्रोटोकॉल का बताया था कि सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है। सो ईमेल के साथ ईमेल अटैचमेंट को सपोर्ट करने के लिए मिम प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि हमें जो वो डिफरेंट फाइल साइज जो वो प्रोवाइड करती हैं कि इतना मैक्सिमम जो वो फाइल का साइज आप अपने ईमेल के साथ जो अटैच कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा जो आप इससे ज़्यादा बड़ी जो फाइल है वो आप ईमेल के साथ अटैच नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट जो जीमेल की सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है उसमें गालिबन 15 MB या 20 MB से ज़्यादा की जो फाइल है, गालिबन इससे ज़्यादा बड़ी फाइल जो हम अटैच नहीं कर सकते। अगर वो 20 MB से लेस है तो फिर हम उसको अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज जो ईमेल है उसको अटैच नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास टेलनेट की सर्विस आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, टेलनेट एक प्रोग्राम है जो कि जिसको हम रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए वाया इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक्ड टू द रिमोट कंप्यूटर, यानी जिस कंप्यूटर को हम रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं वो एक टर्मिनल के तौर पे जो वो इस्तेमाल होता है। इट अलाउज अ यूजर टू लॉग इन इनटू अ रिमोट कंप्यूटर, यानी टेलनेट की मदद से हम अपने रिमोट कंप्यूटर पे जो वो लॉग इन करते हैं। यूजर कैन लॉग इन द कंप्यूटर एंड यूज इट एज इफ ही इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी यूजर जो है वो अपने रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वाया टेलनेट
और उसको वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे वो उसी कंप्यूटर पर बैठा हुआ है। लाइक जैसे अगर मैं घर में बैठ के अपने ऑफिस वाले कंप्यूटर को जो वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं अपने घर में बैठ के टेलनेट का प्रोग्राम रन करूंगा और जो मेरा ऑफिस वाला कंप्यूटर है उसमें मैं टेलनेट पे एक अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर दूंगा और वो कंप्यूटर इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और वो चलता हुआ होना चाहिए। तो मैं अपने घर वाले कंप्यूटर बैठ के टेलनेट का प्रोग्राम रन करूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा और मेरा ये घर वाला जो कंप्यूटर है ये मेरे ऑफिस वाले कंप्यूटर के साथ रिमोटली कनेक्ट हो जाएगा। मुझे अपने घर वाले कंप्यूटर पे अपने ऑफिस वाले कंप्यूटर का जो वो स्क्रीन नजर आएगी और मैं घर में बैठ के उसको वहां से ऑपरेट कर लूंगा। इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक सॉफ्टवेयर है जिसको टीम व्यूअर का नाम दिया जाता है, जो कि रिमोटली जो वो कनेक्ट करने के लिए और रिमोट कंप्यूटर के तौर पर जो उसको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद FTP आ जाता है जी। FTP कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। FTP इज यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर हम डायरेक्टली अपनी फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो हम FTP को जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और जो डेटा फाइल्स हैं उनको हम अपलोड भी कर सकते हैं और FTP की मदद से हम उसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस जिसमें के फाइल्स को जो वो रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में भेजा जाता है, उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग का नाम दिया जाता है। और वो प्रोसेस जिसमें के लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर डेटा भेजा जाता है, उस प्रोसेस को अपलोडिंग का नाम दिया जाता है। बहुत से जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि FTP के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें Qt FTP है, WS FTP है। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंटरनेट रिले चैट IRC आ जाता है। इंटरनेट रिले चैट एक रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड चैट सर्विस है। चैटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि यूजर अपने व्यूज को वाया इंटरनेट मैसेज टाइप करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है और बहुत से यूजर्स जो वो इस चैट ग्रुप को जो वो ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने व्यूज जो वो इंटरचेंज कर सके। इसके अलावा वो कहता है कि जो चैट ग्रुप है ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि एक सिमिलर इंटरेस्ट के यूजर्स जो वो ऐड होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से चैट ग्रुप्स जो वो बने हुए होते हैं और जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो उन चैट ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं। चैट ग्रुप्स को चैनल्स का नाम भी दिया जाता है। कुछ ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें इनको ग्रुप के नाम से जाना जाता है और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें इनको चैनल्स के नाम से जाना जाता है। सो चैट ग्रुप का जो अल्टरनेट नेम है वो है चैनल्स। IRC रिक्वायर the use of an IRC client program that display a list of current IRC channels. So जो IRC इंटरनेट रिले चैट है ये सॉफ्टवेयर हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो वो प्रोवाइड करते हैं जो कि IRC के ऊपर जो वो बने हुए होते हैं और यूजर्स जो वो इन ग्रुप्स में जो वो जाते हैं यहाँ पर लॉगिन करते हैं और अपने इंटरेस्ट के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें वो चैटिंग करते हैं। उसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग आ जाती है, इसको IM का नाम भी दिया जाता है। या IM or chat is used to exchange the real time typed message with the people on the contact list or buddy list. तो लाइक जिस तरह से आप मैसेंजर्स को यूज करते हैं, MSN मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, विंडोज लाइव मैसेंजर है। सो ये वो मैसेजेस हैं जिनमें कि हम लाइव जो वो टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर अपने मैसेजेस जो वो इंटरचेंज करते हैं। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं हम उन कॉन्टैक्ट्स के साथ जो वो अपने व्यूज जो वो शेयर करते हैं।
It may include a list of individuals such as family, friend and business associates. बहुत सारी जो वो हमारे जो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जो वो मेंबर्स ऐड होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली जो वो मैसेज कर सकते हैं. Instant messages can be sent via computer and mobile phones using installed messaging programs such as America Online Instant Messenger, AOL इसको कहा जाता है, याहू मैसेंजर है, गूगल टॉक है, इसी तरह से विंडोज लाइव मैसेंजर है और इसके अलावा बहुत से जो मैसेंजर्स हैं जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए बहुत से वेब बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज भी जो वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें याहू मैसेंजर है या विंडोज लाइव मैसेंजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किया और याहू मैसेंजर जो वो याहू ने जो वो हमें प्रोवाइड किया हुआ है. उसके अलावा कुछ और इंस्टेंट मैसेंजर्स भी हैं जिनके अंदर वो कहता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक जिस तरह से स्काइप है या जो वाइबर है जो कि बहुत से पॉपुलर हैं. सोशल नेटवर्क्स हैं जिनमें हम लाइव चैटिंग जो वो कर सकते हैं, लाइक जिस तरह से फेसबुक है या माई स्पेस है. इनमें हमारे मेंबर्स जो वो फीड होते हैं, हमारा एक सर्कल होता है फ्रेंड्स का और हम उन फ्रेंड्स के साथ जो वो आपस में अपनी चैट इंटरचेंज कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो वो मुकम्मल होता है. आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से कमेंट्स में जो कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.